नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, जो एक पॉलिटी का पार्ट है। आखिर ये डीपीएसपी क्या है, चलिए तो समझते हैं डीपीएसपी के बारे में। देखिए, डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इसका हिंदी हुआ राज्य के नीति निर्देशक। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि ये काम करना ही पड़ेगा। ये एक निर्देश दिया जाता है कि देखिए, एक कल्याणकारी जो राज्य बनाना है, जो मतलब राज्य जो राज्य सरकार जो काम करती है, कोई भी सरकार जो काम करती है जनता के हित में काम करती है। राज्य को कोई भी पॉलिसी लाती है तो जनहित में लाती है, अपने राज्य को कल्याणकारी बनाना चाहता है, कल्याणकारी बनाना चाहता है। तो ये डीपीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है, अपने राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए अपने राज्य के जनता का कल्याण करने के लिए, ये इसका मेन उद्देश्य यही है। ये जो है दोस्तों, देखिए मेन रूप से ये जो है आपका ये यहाँ पे ये संविधान का भाग 4 में आता है, और ये इसमें अनुच्छेद कितना आता है, ये 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। अब ये डीपीएसपी जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अब इसमें चलिए समझते हैं। देखिए वैसे होता क्या है, ये 1945 में क्या हुआ था, ये तेज बहादुर समिति का जो गठन हुआ था, उसके अंतर्गत ये जो है फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो है उसको 2 भाग में बांटा गया। एक बांटा गया आपको फंडामेंटल राइट में और एक बांटा गया डीपीएसपी में। अब देखिए, ये फंडामेंटल राइट में क्या होता है कि आप ये मौलिक अधिकार है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा। राज्य को जो निर्देश दिया जाएगा, ये जो कहा जाएगा, जो संविधान में फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत राज्य को वो करना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूज चलेगा, वो करना ही पड़ेगा। और इसमें लेकिन डीपीएसपी में क्या होगा, इसका ये मूड पे डिपेंड करेगा। डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य को क्या करेगा कि वो उसका अगर मूड करे तो वो कोई योजना लाएगा, है ना, मनरेगा देगा, ये सब। जैसे मान लीजिए आप राज्य के पास पैसा है, उस समय नहीं हुआ करता था, तो उस समय का ये ऑप्शन दिया गया था कि देखिए मूड होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्योंकि राज्य के पास पैसा रहेंगे तो मिड डे मील लाया जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लाया जाएगा। तो ये इसमें ये है, और इसके खिलाफ आप कहीं न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो इसका जो आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 में है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये 36 में जो आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। एक राज्य को किस तरह से होनी चाहिए, एक आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि हम राज्य है, आप अपने राज्य का परिभाषा किस तरह से सेट करते हैं, ये आर्टिकल 36 में कहा जाता है, 36 के अंतर्गत कहा जाता है। दूसरा क्या है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को न्याय द्वारा परिवर्तनीय, नो जजमेंट। यानी कि अगर इसमें से डीपीएसपी में अगर सरकार उसके हित में काम नहीं कर रहे हैं, कल्याणकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसमें आपको जजमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये उस पर निर्भर करता है कि वो अपने राज्य को किस तरह का राज्य बनाना चाहता है ना। तो वो आप यहाँ पे न्यायालय नहीं जा सकते इसमें, आर्टिकल 37 के अंतर्गत। अब देखिए आर्टिकल क्या है इसी डीपीएसपी के अंतर्गत, आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब मान लीजिए कि इस राज्य का क्या कर्तव्य होता है कि कोई व्यक्ति समाज में अनेक प्रकार का व्यक्ति होते हैं, तो सभी को सामाजिक रूप से उसको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो कौन देखेंगे, राज्य देखेंगे। समाज में बराबर हिस्सेदारी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सामाजिक न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आर्थिक, जैसे मान लीजिए अब कोई नीति आया, कल्याणकारी नीति आया जनता के लिए, अब वो क्या करेंगे आर्थिक रूप से, अब मान लीजिए बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे होंगे जो, उसको क्या करेंगे, मिल बांट के खा लेंगे, है ना, जनता तक पहुंचने ही नहीं देंगे, तो उसको तो आर्थिक न्याय नहीं मिला। अब जो भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं सरकार,
कोई लाते हैं, जैसे बेरोजगार युवा बेरोजगार कुशल योजना लाते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि भत्ता लाते हैं, बेरोजगारी भत्ता लाते हैं। अब वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए जैसे इंदिरा आवास वगैरह लाते हैं, अब वो जनता तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये क्या हुआ? आर्थिक न्याय तो नहीं हुआ। और दूसरा ये राजनीतिक न्याय। अब देखिए राजनीतिक न्याय क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आम इंसान है, अब वो चाहेंगे कि हमें भी क्या करना है, चुनाव लड़ना है। अब कहा जाएगा कि नहीं भाई, तुम छोटे हो या तुम्हारे उस तरह का हैसियत नहीं है, तुम नहीं लड़ सकते हो। इसके लिए क्या है, वो गलत है। ऐसा तो नहीं है कोई बड़े है तो वो अमित शाह का बेटा है वही चुनाव लड़ सकता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। मोदी का आदमी है तो वही चुनाव लड़ सकता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या किया जाएगा कि राज्य को उस तरह का न्याय प्रदान करना पड़ेगा जिससे क्या होगा, आदमी को वो कोई भी किसी प्रकार का किसी भी राज्य का, अपने राज्य का वो चुनाव लड़ सकता है। वो भी जाकर के, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से है तो वही चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आता है आर्टिकल 38 के अंतर्गत। और देखिए 39 आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है, समान काम समान वेतन। अब देखिए मान लीजिए कोई एक महिला है, एक पुरुष है, अब वो सुबह आए काम करने के लिए, अब शाम को जाएंगे, दोनों बराबर काम करेंगे, सब कुछ बराबर करेंगे, लेकिन वेतन के टाइम में कहा जाएगा नहीं भाई साहब, इसको मिलेगा, जो कोई पुरुष है उसको मिलेगा कुछ ज्यादा, इसको मिलेगा कम। ये पहले हुआ करता था। तो उसके विरुद्ध है ना सरकार को नजर रखनी पड़ेगी, वहां न्याय प्रदान करना पड़ेगा, ये तन कसना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन, ये इस पे सरकार नजर रखेगी। यह हुआ एक कल्याणकारी राज्य की पहचान, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 39 कहता है। अब ये देखिए आर्टिकल 40 में क्या है दोस्तों, पंचायत का गठन। अब देखिए जैसे बिहार में, बिहार राज्य को ले लीजिए, तो बिहार राज्य में क्या होता है, एक गांव स्तर पे पंचायत होता है कि नहीं, कई गांव को मिला करके क्या बनता है, कई वार्ड गांव मिला करके पंचायत बनता है। उसमें क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई पॉलिसी लाया तो डायरेक्ट तो यहाँ तो नहीं आ सकता, वो स्तर बाय स्तर आता है। तो वो यहाँ पे अब मान लीजिए पंचायत में किस तरह से प्रशासन व्यवस्था, जैसे एक राज्य में, पहले तो देश में, इसके बाद क्या राज्य में, फिर वहाँ से क्या आ जाएगा जिला में, तब इसके बाद कि प्रखंड हो गया, उसके नीचे फिर क्या हो गया, पंचायत वगैरह हो गया। तो वैसे प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे ये इसमें किया जाता है, प्रशासन का व्यवस्था किया जाता है। उसी तरह से ये पंचायत का गठन, इसमें देखिए पंचायत का गठन पूछा जाएगा क्वेश्चन में दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस किस आर्टिकल में ज्यादा प्रभाव डाला, ज्यादा उसका ये मांग था, है ना, सपोर्ट किया। तो आर्टिकल ये 40 था दोस्तों, इसमें जो पंचायत का गठन, इसमें महात्मा गांधी का काफी भरपूर समर्थन रहा। वो भी चाहते थे कि पंचायत का गठन हो। तो इसमें जो है पंचायत का गठन, है ना, हर एक राज्य में पंचायत होना चाहिए, उसमें भी फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसमें सारे प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये है आर्टिकल 40 के अंतर्गत आएगा। अब देखिए दोस्तों आर्टिकल 41 में क्या है दोस्तों, कुछ दशाओं ब से बेरोजगार, बुजुर्ग और बीमारों। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बेरोजगार है, अब कहा जाएगा राज्य में कि भाई बेरोजगार है, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो कल्याणकारी राज्य नहीं हुआ। वो तो अब युवा तो कोई बेरोजगार है मान लीजिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था आपको सरकार को देनी होगी। या तो बेरोजगारी भत्ते के लिए आप दे सकते हैं बेरोजगारी भत्ते, या तो आप बेरोजगार लड़के को सपोर्ट कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए, उसको स्किल प्रदान कर सकते हैं कोई सा योजना ला करके। ये सब कल्याणकारी राज्य का एक पहचान हो गया। दूसरा है दोस्तों बुजुर्गों। अब मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, जैसे अभी आप लोग देखते होंगे वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई है ना, हर एक राज्य में वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो ये बुजुर्गों के लिए ये कल्याणकारी काम है। ऐसा नहीं कि कल होके वृद्धा पेंशन बंद कर दिया जाए तो आप चले जाएंगे न्यायालय में केस करने के लिए, वहां से ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप विरोध कर सकते हैं, है ना। ऐसा है कि जो सरकार है उसको आप नापसंद कर सकते हैं, उस तरह से विरोध करके कि भाई साहब ये सरकार आए तो वृद्धा पेंशन कम कर दिए, उसकी पर्सनल नुकसान हो सकती है, तो ये कर सकते। हो सकता है किसी बुजुर्ग को नहीं दिया गया वृद्धा पेंशन तो वो उस सरकार को वोट न दे, यही हो सकता है।
तो बुजुर्ग और बीमारों, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लिए भी सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, वहाँ पे क्या कम खर्च में इलाज हो, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 41 के तहत डीपीएसपी में किया गया है। और देखिए दोस्तों आगे है आर्टिकल 42। अब इसमें क्या होगा, मनोउचित दशाएं, क्या है, मनवोचित दशाएं प्लस मातृत्व सुरक्षा। अब इसमें क्या होता है, जैसे देखिए मानव उचित दशाएं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, काम कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति काम करने कहीं पे आए, अब उसको क्या किया जाएगा, बिल्कुल अंधेरा में रख दिया जाएगा, उसके लिए कोई चीज का व्यवस्था ही नहीं किया जाएगा, है ना, जैसे मर्जी तैसे किया जा रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, जो मानवीय व्यवस्था के मतलब मानव के नजरिया से मानव के लिए ठीक नहीं है, एक ह्यूमन बींग के अनुसार भी ये ठीक नहीं है। तो वो भी क्या है, ये आर्टिकल 42 में दर्शाया गया है कि आप जो काम करेंगे वो मानवोचित दशाएं में करेंगे। और ये मातृत्व सुरक्षा क्या है, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो काम कर रही है कहीं पे, है ना, तो जॉब कर रही है गवर्नमेंट, तो अब वो मान लीजिए कि उसको क्या है, अब डिलीवरी होने वाली है, बच्चे होने वाला, तो उसको क्या करेगा सरकार, उसको छुट्टी मिला, लीव दिया जाएगा, उसको लीव दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा, और उसका सैलरी उसके घर पे चला जाएगा। ऐसा नहीं, वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो छोड़ करके बाकी जो घर पे रहेंगे, वो जो सैलरी उसका जितना फिक्स है वो सैलरी मिलेगी, वो सैलरी में आप कटौती नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत कहा गया है। तो ये भी एक कल्याणकारी राज्य की पहचान है डीपीएसपी के अंतर्गत, है ना। और बाकी देखिए ये है 43, आर्टिकल 43 निर्वाह योग्य और न्यूनतम मजदूरी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, काम करने के लिए आए, अब उसको कहा जाएगा कि नहीं भाई साहब आपको 50 रुपया मिलेगा, 30 रुपया मिलेगा, कहीं पे मान लीजिए किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। तो अब सरकार को एक न्यूनतम मजदूरी सेट करनी होगी कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है आपके पास तो कितना काम कर रहा है और उसका निर्वाह करने, जीवन यापन करने के लिए कितनी आवश्यकता है, कितने में काम चल सकता है। तो वो सरकार को नज़र रखनी पड़ती है कि आपको क्या करना है, देना है कितना न्यूनतम मजदूरी, है ना, न्यूनतम कम से कम जो मजदूरी होनी चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। ये जो है आर्टिकल 43 के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और आगे है दोस्तों कि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 44 आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको सीसीसी भी कहते हैं, यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सीसीसी कॉमन सिविल कोड भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अब मान लीजिए हमारे देश है, हमारे देश और राज्य, किसी भी राज्य और देश में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो सभी का अपने, जैसे हिंदू मुस्लिम का ले लीजिए, हिंदू को क्या होता है कि आप एक शादी किए, ठीक है, अगर आप दूसरा शादी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक धार्मिक रूप से आपको उस पत्नी को तलाक देना पड़ेगा, है ना। अब वो पत्नी भी चाहेगी कि दूसरा शादी करे तो वो पति को तलाक दे करके दूसरा शादी कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप एक शादी किए हुए पुनः एक शादी और कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक धर्म के आधार पे हम बोल रहे हैं। और ये दूसरे धर्म को ले लीजिए, मुस्लिम धर्म में वगैरह में हो गया कि आप जैसे दूसरा शादी करना चाहता तो एक शादी किया हुआ दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, उस तरह का ये करता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सरकार को ये नियम बनानी पड़ती है कि आप किसी भी जाति धर्म का है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपको जो ये संविधान है, ये जो हमारी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो नियम है, उसके अंतर्गत आपको चलना होगा। आप किसी भी धर्म से है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समान शिक्षा का अधिकार है, या तो आप महिला है ना, आप किसी भी धर्म का है, जैसे इसमें मतलब दूसरे धर्म में महिला के अधिकार है वैसे आपके धर्म में भी होनी चाहिए, दोनों में समान होना चाहिए। इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। इसके अंतर्गत समान व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पहले सरकार ने प्रस्ताव इसके बारे में लाया था पास करने के लिए, तो काफ़ी विवादित इसमें हुआ था, हिंदू मुस्लिम ये मतलब वहाँ पे काफ़ी ये जो है कंट्रोवर्सी में रहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप इसके बारे में सुने होंगे। आगे है दोस्तों आर्टिकल 45,
आर्टिकल 45 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, ये देखिए शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अब देखिए आर्टिकल 45 में क्या होगा कि 0 से लेकर 6 साल के बच्चे के लिए आंगनवाड़ी की व्यवस्था है ना, आंगनवाड़ी की व्यवस्था पढ़ाई के लिए वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भले ही वो आकर के क्या करे, बैठे, लेकिन क्या शिक्षा से जुड़ने की अधिकार है ना, व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार की क्या हाल है, इस सब व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था की हाल बहुत दयनीय है ना, तो आप जानते हैं है ना, ये जो है। अब लेकिन क्या हुआ कि NEP आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया, उसमें बांट दिया गया 3+4 ऐसे करके, ये अलग पॉलिसी आया। तो ये आंगनबाड़ी वगैरह का ज़्यादा ये कुछ नहीं किया गया, इधर जो है NEP के तहत ये उतना इसका जरूरत अब रहा नहीं, है ना। तो ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये जो शिक्षा की बात की गई है दोस्तों। और आगे चलिए हम देखते हैं आर्टिकल 46। अब देखिए आर्टिकल 46 में क्या होगा दोस्तों, आर्टिकल 46 में SC ST और OBC ये जाति के, जैसे मान लीजिए ये कास्ट है, कास्ट बेसिस, जैसे कि आप ये आरक्षण के रूप में हम ले सकते हैं इसको। अब मान लीजिए SC ST के लिए उसको आप कोई सा फॉर्म निकाला, कोई पढ़ाई से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा, सीट रिजर्व वगैरह कर सकते। क्यों आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि मान लीजिए कि SC ST का टाइप का कोई व्यक्ति है, वो काफी पहले से क्या किया गया, उसका शोषण किया गया, हो सकता है कि उस समय के उसे उसका क्या है, हायर जनरल वगैरह से क्या है, उसका स्थिति दयनीय है, तो हो सकता है उसको बराबर करने के लिए क्या किया गया, ये SC ST का ये विशेष और OBC का विशेष ध्यान रखने के लिए ये राज्य को एक नीति निर्देशक दिया गया कि एक आप अपने आप को सेट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम एक कल्याणकारी राज्य है और हमारे काम में जो होते हैं तो ये हम जो SC ST और OBC को ध्यान में रख करके करते हैं। तो ये आर्टिकल 46 के अंतर्गत कहा गया। और आगे क्या है दोस्तों, 47 आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए अब पोषायुक्त दवा और शराब। अब देखिए, अब मान लीजिए किसी राज्य में, अभी जैसे बिहार में सरकार का मूड किया, शराब चालू था, मूड किया बंद किया, क्यों, उसको लगा कि ये जनता के हित में नहीं है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। और कोई दवा, मान लीजिए अब ऐसा दवा चल रहा है किसी राज्य में जो काफी नुकसान पहुंचा रहा है, नशीली पदार्थ है, उसको क्या करना पड़ेगा, सरकार को, ये बिहार सरकार जैसे है, अपने राज्य सरकार को वो ध्यान में रखना होगा कि उस पर क्या लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। ये आर्टिकल 47 में किया गया है। इसमें जैसे शराब है, देखिए सबसे ज्यादा ये जो है टेक्स्ट जो किस पे लगता है, ये शराब पे, है ना, तो इस पे सबसे ज्यादा जो है टैक्स देना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, तो कहीं कहीं अभी जैसे बिहार में शराब बंद किया गया है और दिल्ली वगैरह में खुला हुआ है, तो वो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए अब आर्टिकल 48 में, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत क्या है कि कृषि एवं पशुपालन। अब देखिए कृषि एवं पशुपालन, इसमें क्या होगा दोस्तों कि अब कहा जाएगा कि सरकार अब क्या करे, कृषि और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा दे, है ना, और साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि पशुओं की हत्या पे भी रोक लगाए। एक नीति निर्देश दिया गया कि आप क्या करेंगे, आप अपने राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए DPSP के अंतर्गत क्या कर सकते हैं कि अपने राज्य में जो पशु हत्या अभी जो दोस्तों किया गया है हमारे इंडिया में, गौ हत्या पे बैन लगाया गया है ना, तो उसी तरह से क्या कर सकते हैं कि आप पशु की हत्या नहीं करवा सकते हैं, वो आप रोक उस पर लगा सकते हैं, एक ध्यान रख सकते हैं, उसके लिए आप कानून ला सकते हैं। ये आप कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये जो है आप ला सकते हैं। तो ये ऐसा कहा गया है ना, आर्टिकल 48 के अंतर्गत। आगे क्या है दोस्तों, आर्टिकल 49 में क्या कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का सुरक्षा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य में कहीं स्मारक बना है, जैसे किसी भी हमारे महान पुरुष का स्मारक बना हुआ है, वहां पे समाधि है, तो अब क्या करेंगे, सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि उसकी सुरक्षा
आपका धर्म है, उसका सुरक्षा आपको करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई सरकारी संपत्ति है, कोई वस्तु है कहीं पे बना हुआ, उसका क्या करना पड़ेगा, सरकार को सुरक्षा की जिम्मेवारी लेनी होगी, है ना। तो ये क्या है, ये आर्टिकल आपको 49 के तहत, जैसे कहीं पे स्मारक है हमारे राष्ट्र पुरुष का, है ना, जो भी फ्रीडम फाइटर वगैरह का, सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। किसको, एक राज्य को, कल्याणकारी राज्य जो भी है उसको रखना पड़ेगा। आगे है दोस्तों देखिए ये आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि क्या है, किसी राज्य में कार्यपालिका और न्यायपालिका, अब मान लीजिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक मतलब इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा, पृथक्करण कराना पड़ेगा कि ताकि वो एक दूसरे से क्या हो, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से क्या हो जाए, मिल जाए और काम ना करे, है ना, उसके पक्ष में फैसला आ जाए, ऐसा नहीं होना है। ऐसा स्थापित करके किसको रखना पड़ेगा, राज्य सरकार को कदम उठाना पड़ेगा कि आप कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण हो, अलग रहे, है ना, वो अपना अपना स्तर पे काम करे। ये किसको करना पड़ेगा, एक कल्याणकारी राज्य को करना पड़ेगा अपने जनता के हित के लिए, है ना। तो देखिए अब देखिए ये आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अब देखिए अब इस आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अब इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 51 में कि आप किसी भी देश से, दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय शांति, आप इस तरह से माहौल बनाएं, आप अपने जनता के बीच, अपने राज्य में इस तरह का माहौल बनाएं कि हमें इंटरनेशनल वायलेंस नहीं करना पड़े, है ना, हम पेश रहें, है ना, एक दूसरे के प्रति क्या रहे, अच्छे से रहें, ताकि हमको क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बने रहे, है ना। तो ये सब चीज़ आर्टिकल 51 में कहा गया है कि आपके जनता इस तरह का बयान न दे कि दूसरे देश को क्या किए, भड़का दिए, ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या है, आर्टिकल 51। तो इसी में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति जो है अगर किसी देश को उकसा रहा है ना, उसके खिलाफ कुछ से कुछ बोले जा रहा है, तो उस पर क्या लगाया जाता है, जैसे NSA लगा दिया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो है रासुका जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो भी एक्ट है वो लगा दिया जाता है ना। तो ये था दोस्तों आपका जो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक राज्य को किस तरह से कल्याणकारी राज्य बनना चाहिए वो कौन देंगे, ये उसका उद्देश्य क्या है, DPSP को कल्याणकारी राज्य बनाना। अगर कल्याणकारी राज्य नहीं बनेगा, अब मान लीजिए कि कोई राज्य में क्या है, कहीं कहीं आप देखते होंगे प्रशासनिक व्यवस्था रहता है वहाँ पे, है ना, पुलिस का राज्य, है ना, वहाँ पे आया कोई जनता कुछ कर रहे हैं, उसको तो वोट लेना ही नहीं, जितना है नहीं, उसको क्या वो पढ़ लिख के आए हैं, बने हैं, वो कोई भी इधर उधर करेंगे, उसको पीट देंगे या उठा के जेल में डाल देंगे, ऐसा है, क्योंकि उसको जितना है नहीं। लेकिन एक जनता को हर एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा, मतलब एक नेता को क्या करना पड़ेगा, सरकार को क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉलिसी को थिंक करना पड़ेगा, क्या ये अधिक से अधिक जनता को लाभ पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। अगर कल्याणकारी राज्य नहीं होगा, कल्याणकारी काम नहीं करेगी, कल्याणकारी सरकार नहीं होंगे, तो नेक्स्ट टाइम उसी सरकार को क्या किया जाएगा, कॉलर पकड़ के नीचे उतार दिया जाएगा सत्ता से। तो ये एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए DPSP के अंतर्गत जो ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक की व्यवस्था की गई है, अगर इसको सरकार फॉलो करती है ना, तो एक राज्य कल्याणकारी राज्य होगी और साथ ही देश का भी विकास होगा, राज्य की भी विकास होगी और जनतों का भी भलाई होगा और साथ ही उस नेता की और उस सरकार की छवि भी अच्छी होगी। तो ये था दोस्तों आपको DPSP। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।